दोस्तों आयरन मैन वो मूवी है जिसने एमसीयू को एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन दी थी और आप में से कई लोगों की तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एमसीयू मूवी भी होगी, जैसे कि ये मेरी है। और मेरी ही तरह आप भी इस मूवी को कई बार देख चुके होंगे। नहीं। लेकिन फिर भी इस मूवी में कई ऐसी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स हैं जो मूवी देखते टाइम शायद आपसे मिस हो गए होंगे, और आज हम इस वीडियो में उन्हीं डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयरन मैन मूवी की 25 ऐसी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो मूवी देखते टाइम शायद आपसे मिस हो गए होंगे। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो गॉसिप्स। तो बिना टाइम गवाए चलो शुरू हो जाएं। इस सीन के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है वो 1966 में आई आयरन मैन एनिमेटेड टीवी सीरीज का थीम सॉन्ग था। और इस म्यूजिक को आयरन मैन मूवी में कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत यूज किया गया है, जैसे कि इस थीम सॉन्ग को रोडी के फोन में एज अ रिंगटोन भी यूज किया गया है। मूवी के इस सीन में जब आयरन मैन मार्क 2 को टेस्ट कर रहा होता है तो हम एक बिल बोर्ड पर फिन फैंग फूम की एक इमेज को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, फिन फैंग फूम मार्वल कॉमिक्स में आयरन मैन का एक बहुत ही फेमस विलन है। इस सीन में हम ओबाडिया स्टेन को पियानो पर एक क्लासिकल म्यूजिक पीस बजाते हुए देखते हैं, जिसको लिखा था 18th सेंचुरी के एक फेमस कंपोजर एंटोनियो स्लेरी ने। अब स्लेरी इसलिए ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि उनको अपने राइवल कंपोजर वुल्फगैंग एमेडियस मोज़ार्ट से जेलसी के लिए जाना जाता है। मोज़ार्ट के साथ कोलैबोरेट करके स्लेरी ने कई सारी कंपोजिशन क्रिएट की थी और कई थ्योरीज के अकॉर्डिंग स्लेरी ने मोज़ार्ट का मर्डर किया था। हालांकि ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन स्लेरी इतिहास में इसी वजह से ज़्यादा फेमस हुए। और अगर हम गौर करें तो टोनी स्टार्क और ओबाडिया स्टेन का रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ ओबाडिया स्टेन टोनी स्टार्क के साथ ही काम करता है, लेकिन क्योंकि वो उससे जलता है वो उसे मारना चाहता है। इस सीन में जब ओबाडिया स्टेन टोनी स्टार्क की चेस्ट से आर्क रिएक्टर निकालता है तब वो टोनी से कहता है कि ये तुम्हारी 9th सिम्फनी है। म्यूजिक की दुनिया में माना जाता है कि एक कंपोजर अपनी 9th सिम्फनी लिखने के बाद मर जाता है, और ओबाडिया स्टेन यहाँ पर यह कहना चाहता है कि आर्क रिएक्टर तुम्हारी 9th सिम्फनी है और इसके बाद तुम कुछ भी इन्वेंट नहीं कर पाओगे। मूवी के इस सीन में जब एक टेररिस्ट स्पीच देता है तो वो स्पीच पूरी तरह से उर्दू लैंग्वेज में होती है। अब जिन लोगों ने इस मूवी को हिंदी में देखा होगा उनको लगा होगा कि इस स्पीच को भी डब किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस मूवी को इंग्लिश में भी देखेंगे तो भी ये स्पीच आपको उर्दू में ही देखने को मिलेगी। लेकिन हम जिनको तुम वहशी दरिंदे समझते हो, वीरान और बंजर कोनों में इस खातिर जमा हो रहे हैं। इस सीन में हम देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर से होते हुए उसके रिपल्सर्स में जा रही है। इस चीज को आप तभी नोटिस कर पाएंगे अगर आप इस सीन को स्लो मोशन में देखते हैं। टोनी स्टार्क कितना स्मार्ट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्क 2 टोनी स्टार्क का दूसरा ही आर्मर था, लेकिन वो आर्मर भी टोनी ने इतनी परफेक्शन के साथ बनाया था कि इस सीन में जब टोनी मार्क 2 को टेस्टिंग के लिए गैरेज से बाहर ले जाता है तब वहाँ एक स्पार्क होता है, क्योंकि टोनी दीवार से टकराते हुए जाता है। लेकिन इस सीन को अगर आप स्लो मोशन में देखें तो हम देख सकते हैं कि मार्क 2 ने टोनी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो दीवार से टकराने वाला है। मूवी की फाइनल बैटल में हम बैकग्राउंड में एक बिल्डिंग को देख सकते हैं जिसका नाम होता है रॉकजोन कॉर्पोरेशन। मार्वल कॉमिक्स में रॉकजोन कॉर्पोरेशन का सीईओ है डेरियो एगर। डेरियो एगर एक सुपर विलन है जो कि खुद को मिनटोर में कन्वर्ट कर लेता है, और ये सुपर विलन हमें थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिलेगा, जिसका रोल प्ले करेंगे क्रिश्चियन बेल। टोनी जब मार्क 2 को टेस्ट कर रहा होता है तो इसी टेस्ट के दौरान टोनी जार्विस से पूछता है कि SR-71 का क्या रिकॉर्ड है। SR-71 का दूसरा नाम है ब्लैक बर्ड, और ब्लैक बर्ड को एक्समैन यूज करते हैं, जिसे हमने डेडपुल मूवी में भी देखा है। मूवी के इस सीन में जब टोनी स्टार्क अपनी एक कार पर काम कर रहा होता है तब कोने में एक स्क्रीन में हम हावर्ड स्टार्क को देख सकते हैं, जिसमें वो भी एक ऐसी ही कार पर काम करते हुए दिखते हैं। अब हो सकता है कि ये दोनों कार एक ही हों। आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, ये दोनों कार एक ही हैं या अलग अलग। अगर आपने आयरन मैन मूवी ध्यान से देखी है तो आपको पता ही होगा कि टोनी और रोडी दोनों ही MIT से ग्रेजुएटेड हैं, जिसका कंफर्मेशन हमें एक और सीन में मिलता है जहां रोडी टोनी से बात कर रहा होता है। तब रोडी के हाथ में हम एक रिंग देख सकते हैं
जो एक MIT क्लास रिंग है जिसको ब्रेस रेट के नाम से जाना जाता है। मूवी के इस सीन में जब टोनी के पीछे US एयरफोर्स के 2 जेट्स पड़े होते हैं तो उन दोनों जेट्स के पायलट्स का नाम होता है विप्लेश 1 और विप्लेश 2। Whiplash 1, what is it? और आगे चल के हमें इसी नाम का विलन आयरन मैन 2 मूवी में देखने मिला। आयरन मैन मूवी का ये सीन और इन्फिनिटी वॉर का ये सीन काफी सिमिलर है, जैसे कि दोनों ही सीन में जो विलन है वो टकले हैं। दोनों ही सीन में वो आयरन मैन को लगभग मार चुके हैं और दोनों ही सीन में टोनी स्टार्क और उन दोनों टकलों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है। तो मुझे तो ये दोनों सीन काफी सिमिलर लगे। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये दोनों सीन सिमिलर लगे या नहीं। इस सीन में जब टोनी मार्क 3 पर काम कर रहा होता है तब हम देख सकते हैं कि टोनी जारविस से कैसे कम्युनिकेट करता है। इस सीन में जो बातें टोनी स्टार्क जारविस से कहता है वो पीछे स्क्रीन पे लिखी आती हैं। मतलब इसी तरह जारविस टोनी की बातों को समझता है। येंसन जिसने टोनी स्टार्क को टेररिस्ट से बचने और उस केव से निकलने में हेल्प करी थी, वो जब गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने जाता है तो वो शूट तो करता है पर किसी भी गार्ड पर शूट नहीं करता है। और इसका रीजन ये है कि येंसन एक डॉक्टर है और डॉक्टर्स ओथ लेते हैं कि वो कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी आयरन मैन के मास्क के थ्रू टोनी की आंखों को देखा है? अगर नहीं तो इस सीन में आप टोनी की आंखों को आयरन मैन के मास्क के थ्रू देख सकते हैं। तो जब मार्क 2 फ्रीज हो जाता है और उसका सिस्टम बंद हो जाता है तब हम टोनी की आंखों को आयरन मैन के मास्क के थ्रू देख सकते हैं। तो इस सीन में जब टोनी को टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो टेररिस्ट के लिए काम करने से मना कर देता है, तब एक फ्लैश में हमें वही आर्क रिएक्टर दिखाया जाता है जो कि टोनी नियर फ्यूचर में बनाने वाला होता है। लेकिन ये आर्क रिएक्टर आपको तभी दिखेगा अगर आप इस सीन को स्लो मोशन में फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। मार्क 2 के UI में हम देख सकते हैं कि सूट की स्पीड को मैक में मेजर किया जा रहा है और वो 1 मैक से कम है। लेकिन बाद में इस सीन में टोनी मार्क 3 से मैक 1 को पास कर जाता है और वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल करता है। अब ये डिटेल एकदम ध्यान से सुनना क्योंकि ये एक बहुत ही मस्त और बहुत ही फनी डिटेल है। तो इस सीन में जब हैप्पी टोनी को एक चीज बर्गर देता है तब ओबाडिया स्टेन भी टोनी से एक चीज बर्गर मांगता है, लेकिन टोनी उसको मना कर देता है ये कहकर कि मेरे पास एक ही है। लेकिन उस बर्गर को खाने के बाद जब टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है तब वो अपने पॉकेट से एक और बर्गर निकाल लेता है। क्या आपको पता है कि जब टोनी अपने सूट में होता है तब अगर वो कुछ भी बोलता है तो उसकी आवाज एक स्पीकर के थ्रू बाहर आती है, यानी कि सूट में एक माइक होता है। तो अगर सूट कहीं से भी खुला होगा तो आवाज डबल आनी चाहिए और इस सीन में कुछ ऐसा ही होता है। हम इस सीन में टोनी की दो आवाजें सुन सकते हैं क्योंकि स्पीकर में थोड़ा सा डिले होता है और सूट भी एक तरह से खुला होता है, यानी कि इस सीन में टोनी की खुद की आवाज और स्पीकर की आवाज दोनों साथ में आती है, बस थोड़े डिले के साथ। इस सीन में जब टोनी अपने सूट को उतार रहा होता है तब बैकग्राउंड में हम कैप्टन अमेरिका की शील्ड के प्रोटोटाइप को देख सकते हैं। इस सीन में जब पेपर पॉट्स टोनी के ऑफिस जाती है उन फाइल्स को लेने जिससे कि टोनी ये प्रूफ कर सके कि ओबाडिया स्टेन इलीगली वेपन सेल करता है, तो उस सीन में हमें काफी सारी फाइल्स देखने को मिलती है, जिनमें से एक फाइल का नाम होता है लेबोस्की, जो कि एक रेफरेंस था जेफ ब्रिजेस की 1988 में आई मूवी द बिग लेबोस्की का। मूवी के इस सीन में टोनी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उस न्यूज़पेपर के पीछे आयरन मैन की एक फोटो होती है। अब यहाँ पर डिटेल ये है कि ये वही फोटो है जिसको आयरन मैन मूवी के रिलीज होने से 1 साल पहले किसी ने लीक कर दिया था और बाद में मार्वल स्टूडियोज ने उसी फोटो को इस सीन में यूज कर लिया। इस सीन में जब टोनी क्रिस्टीन से मिलता है तब वो क्रिस्टीन को कैरी नाम से बुलाता है और बाद में क्रिस्टीन उसको करेक्ट करती है। Christine. That's right. तो ये एक रेफरेंस था स्टीफन किंग की 2 नॉवेल्स कैरी और क्रिस्टीन का। इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग टोनी के पेरेंट्स की डेथ 17 दिसंबर 1991 में हुई थी और सिविल वॉर में हमें पता चलता है कि टोनी के पेरेंट्स को विंटर सोल्जर ने मारा था और यहाँ हम डेट भी देख सकते हैं जो कि थी 16 दिसंबर 1991। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि 17 की सुबह को उनकी डेथ के बारे में पता चला होगा, इसलिए न्यूज़पेपर में डेट 17 दिसंबर है। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्वल डिटेलिंग पर कितना ध्यान देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो यार। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में जितने लोग भी MCU को फॉलो करते हैं या जिन्होंने आयरन मैन मूवी देख रखी है
उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि आई एम श्योर अगर वो एमसीयू को फॉलो करते हैं या उन्होंने आयरन मैन मूवी देख रखी है तो उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इंटरेस्टिंग रहेगी जितनी कि ये आपके लिए थी। कमेंट में मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी डिटेल है जो मूवी देखते टाइम आपने नोटिस कर ली थी। और हाँ, सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड ऐसी ही और ऑसम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इन फ्यूचर हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और एक लास्ट चीज और, सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड न्यूज, फैक्ट्स और छोटी छोटी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर जरूर फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 वीडियोस छोड़ के जा रहा हूँ, जो अच्छी लगे देख लेना। और अगर आपने मेरी सारी ही वीडियोस देख रखी हैं तो फिर आप मेरी अगली वीडियो का वेट करो, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ जाऊँगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग सुपर हीरो गॉसिप्स।